बहुत सारे पेरेंट्स ये डरते हैं कि बच्चे बारी बारी बीमार क्यों होते हैं। बच्चे को कब मीठा शुरू करना है, कब उनका सोल्ट शुरू करना है, उनको मिठाई देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, बोतल फीडिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वोकर से चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, वोकर बच्चे के लिए हेल्दी है नहीं है, मेरा बच्चा बारी बारी बीमार क्यों पड़ रहा है, एंटीबायोटिक्स किस स्टेज पे देनी चाहिए, एलोपैथी दवाई देनी है या नहीं देनी है, कब देनी है, घर के नानी के दादी के नुस्खे अपनाने चाहिए नहीं अपनाने चाहिए, दूध का हमारी ग्रोथ में कितना रोल है। बहुत पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चा पूरी रात जागता है, रोता है, 2 घंटे तक लगातार रोता है, और बहुत सारे पेरेंट्स तो बच्चे को उठा के उसी समय कहीं नियर बाय हॉस्पिटल, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे भी लेकर जाते हैं, और डॉक्टर्स हर जगह, हर एथिक्स के डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, वो ट्रीटमेंट भी शुरू करा देते हैं। तो क्या इनके क्या सॉल्यूशंस हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत है। ऑन माय रिक्वेस्ट डॉक्टर विक्रम सतीजा, हिसार सिटी के वेल नॉन रिनाउंड पीडियाट्रिशियन, जो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनसे हर इस क्वेश्चंस का हमने जवाब इस एपिसोड में पूछने वाले हैं, जो सभी आंसर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी ओपीडी चार्जेस बचने वाली है, और डॉक्टर साहब के ओपीडी चार्जेस कम हो जाएंगे, उनके पास ओपीडीज कम आएंगी। असली में एक डॉक्टर चाहता भी यही है कि ओपीडीज कम आए, बट पेरेंट्स परेशान ना हो। सो दिस इज हाउ दिस सेशन गोइंग टू हेल्प। आई वेलकम डॉक्टर विक्रम सतीजा। बच्चे का राइट वेट कितना होता है जब वो पैदा होता है? यूजली एक रेंज होती है, मतलब आइडियली एक बर्थ वेट जो है 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच का एक नॉर्मल बर्थ वेट है। 3.5 किलो 3.5 kg से ज़्यादा थोड़ा सा ओवरवेट मानते हैं, 4 kg से ज़्यादा माना जाता है। तो आइडियल वेट 2.5 kg टू 3.5 अगर kg। किसी बच्चे का वेट कम है, लेट्स से कि वो 1800 ग्राम का बच्चा है, तो क्या पेरेंट्स को वरी करना चाहिए? यस, आइडली 2.5 kg तक थोड़ा सा ओवर कॉशियस रहना है, बिकॉज अगर वो 1.8 kg का बच्चा है तो दैट में भी हो सकता है वो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ हो, और हो सकता है वो मेच्योर तो पूरा हुआ, 9 मंथ्स तो उसके पूरे हुए, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाया मदर के वूम में। वो में भी कई कारण होते हैं उसके अंदर। तो अगर वो वेट 2.5 kg से कम है, तो जब तक बच्चा 2.5 kg का नहीं होता, उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियसली आपको ग्रो करना है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा किसिंग नहीं करनी, बहुत लोग टच नहीं करेंगे, 2 या 3 लोग ही दिन में संभालेंगे, और बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। पैदा होने के विदिन अ मंथ वो 2.5 kg क्रॉस कर जाते हैं। और बट वो भी होता है कि वेट एकदम से कम भी हो जाता है, बच्चे फिर हाँ, ज़्यादा घबराते हैं पेरेंट्स। वो है, वो दैट्स अ नॉर्मल वो थिंग, कि जब भी बच्चा पैदा होता है फर्स्ट 10 to 15 डेज में 10% वेट लॉस होता है। 10% तक वेट लॉस हो सकता है, मतलब हर एक का नहीं होता, किसी का 2-3% हुआ तो किसी का 10% हुआ, और अल्टीमेटली फिर वो बच्चे रीग्रो करते हैं। एंड एवरेज 15 to 20 डेज में बच्चे का बर्थ वेट वापस, बच्चे का वेट वापस बर्थ वेट जितना आता है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि वो 15-20 डेज तक उसने ग्रो ही नहीं किया, क्योंकि वो पहले 10% कम होगा, फिर उसके बाद वो रीगेन करेगा, अल्टीमेटली वो ग्रो तो किया उसने। 15 to 20 डेज में वापस वो बर्थ वेट आ गया, उसके बाद उसने गेन करना शुरू करना है। मतलब ग्रो तो उसमें भी किया ग्रो तो उसने भी किया, हमको नहीं लगा। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि वो जब होता है थोड़ा सा बच्चे में हल्की सी इडीमा, सूजन होती है, वो यूरिन में निकलती है फर्स्ट 5-7 डेज में, तो उससे वो वेट लॉस होता है, क्योंकि वो पानी था एक्स्ट्रा जो निकल गया, अब उसके कारण वो वेट लूज हुआ। ये पीलिया का भी बहुत बड़ा स्कैम है, जिस कारण से बच्चे को ये भी कह दिया जाता है बहुत पीलिया हो गया, नीकू में रखो। नो नो नो, एक्चुअली इट्स नॉट अ स्कैम ही कहा जाए। होता क्या है कि जॉन्डिस को अब हम थोड़ा सा और ज़्यादा समझने लग गए हैं कि पीलिया होने लग गया है, पीलिया होता है, पीलिया है, होता है, बहुत बच्चों को पीलिया होता है और बहुत को नहीं भी होता। हम आजकल थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी डायग्नोज करने लग गए, थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है पीलिया के बारे में, तो और हर पेरेंट को भी पता है कि अब पीलिया हो गया तो वो जल्दी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आ जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी डायग्नोज होने लग गया है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, हर पीलिया को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो किस पीलिया को, किस लेवल पे जॉन्डिस को एडमिशन की ज़रूरत है, नहीं है, पेरेंट्स को वरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं धूप दिखा दो ठीक हो जाएगा। यस, देखो, ट्रीटमेंट जॉन्डिस का क्या है? जॉन्डिस का ट्रीटमेंट यूजुअली होता है लाइट्स।
लाइट्स के अंदर हम लेटाते हैं। बहुत कॉमनली ब्लू लाइट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जो हम नर्सरीज में लेटाते हैं, और ब्लू लाइट में रखा तो जो स्किन में जॉन्डिस है उसको कन्वर्ट करते हैं हम, वो कॉन्जुगेशन करते हैं हम, इसको प्रोसेस कहते हैं। लाइट के अंदर कॉन्जुगेशन हुआ और वो अल्टीमेटली कॉन्जुगेटेड पी लिया, फिर वो यूरिन में और पॉटी में निकलता है। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर, और जॉन्डिस का यही ट्रीटमेंट है, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है। तो जो बड़े बड़े कहते हैं कि भाई धूप में लेटा दो लाइट से होएगा, वो ठीक है, पर वो 1 घंटे की धूप नहीं चाहिए। अगर आपको लाइट्स चाहिए तो वो 24 आवर्स चाहिए। अच्छा, तब जाके वो पीलिया खत्म होगा। वो 1 घंटे की सन में लेटाने से नहीं खत्म होता, वो वैसे ही अपने आप खत्म होना था। तभी मैंने कहा ना कि हर जॉन्डिस का पेशेंट डजंट रिक्वायर एडमिशन। वो डिपेंड करता है बच्चे का बर्थ वेट कैसा है। मोस्ट कॉमनली अगर बर्थ वेट कम है, अगर 2.5 kg से कम है और डे ऑफ लाइफ अर्ली है, नॉर्मली क्या होता है हर बच्चे को 3rd 4th डे पीलिया आता है। दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल है। 3rd 4th डे आया, अगर बच्चा एक 3 kg का बच्चा पैदा हुआ और उसको 3rd 4th डे पे जॉन्डिस आया है, और वो जॉन्डिस अगले 2-3 दिन बढ़ता है, बाय 7th डे वो पीक पहुंचता है और उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो हमने ये देखना होता है कि वो एक लेवल के ऊपर ना जाए। लेवल मीन्स सी द नॉर्मल लेवल 2 होता है जॉन्डिस का, एंड वी डोंट वांट कि वो 20 या 25 से ऊपर जाए। 20-25 के ऊपर थोड़ा सा ब्रेन को अगर वो 20 के ऊपर चला गया और बर्थ वेट बच्चे का रहा 2.4 kg। यस एग्जैक्टली, हम ये कहते हैं कि सपोज एक बच्चे का वेट है 2.5 kg से कम और वो बच्चा 2 डेज का है, तो इट मीन्स उसका एक तो उसको जॉन्डिस आ गया और उसके जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली 2 होता है, वी डोंट वांट कि 20 जाए, और अभी तो वो 2 डेज का है, उसका 7 डेज तक बढ़ना है, तो दिस बेबी रिक्वायर्स एडमिशन। अगर सपोज एक बेबी है जो 5th डे आया, आज उसके 5 दिन का हो गया, वो 3 kgs का है, हेल्दी है और उसका 15 है या हम कहते हैं 13 है जॉन्डिस, तो इट मीन्स अगर अभी 2 दिन और बढ़ भी जाएगा, तो अगर वो उसने 2 से 13 अगर 5 डेज में आया है, तो वी एक्सपेक्ट कि वो 13 से 20 नहीं जाएगा नेक्स्ट 2 डेज में। इस रफ ये होता है कि 7 to 10 डेज तक मैक्सिमम बढ़ता है, बस यूजली 7th डे लेते हैं। तो ये कि हेल्दी बच्चा है, मेच्योर बच्चा है, तो दिस बेबी रिक्वायर्स जस्ट एक ये कि दोबारा फॉलोअप में देखो कि अगले 2 डेज में और उसको कितना बढ़ रहा है। अगर जॉन्डिस तेज़ी से बढ़ रहा है तो एडमिट कराओ। हर जॉन्डिस डजंट रिक्वायर एडमिशन, वो तो उसके बेबी टू बेबी वेरी करता है। पर अगर छोटा बच्चा है, प्रीमेच्योर बच्चा है, अर्ली जॉन्डिस आया है, रफ एस्टिमेट ये है कि 3 डेज से पहले जॉन्डिस आ गया है, मोर देन 15 है, और अगर वो 2.5 kg से नीचे है तो आपको तब एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। एक प्रोसेस मुझे पता है जो मेरी बिटिया के साथ हुआ, वो 5 दिन की थी, इट वाज अ 5th डे, और उसका वेट, शी वाज बोर्न 2.4 kg, बट जैसे आपने कहा कि पहले 5-7 दिन वेट कम होता है, तो उस समय उसका वेट कम हो रहा था, शायद 2.1 रह गया होगा या 2.2 रह गया होगा, और उस दिन उसको जॉन्डिस था 19.5। 19.5 तब हमें किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, की पर जरूरत। क्या ये खून बदलना चाहिए बच्चों का, या वास्तव में कब बदलना चाहिए? उसके अलग से वो है। सपोज देखो, हमें क्या चाहिए कि ये बच्चे का जॉन्डिस तेजी से बढ़े ना इन फ्यूचर। अब 19 है, वो 20 के आसपास है, वी डोंट वांट कि 20-25 के ऊपर। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, पर रफली 25 एंड अबव, अगर मेच्योर बच्चा है तो 25 एंड अबव तक हम वेट करते हैं। और एक्सचेंज का मतलब होता है हम पूरी बॉडी का ब्लड चेंज करके सारा जॉन्डिस ब्लड से निकाल लेंगे और नया ब्लड डाल देंगे। पर उससे पहले बहुत मोडेलिटीज़ हैं कि हम फोटोथेरेपी में रखते हैं, लाइट्स होती हैं, लाइट्स में रखो और उनको ऑब्जर्व करो। आप 12 आवर्स के बाद देखो वो कम हुआ कि नहीं हुआ, आप 24 आवर्स के बाद देखो वो कम हुआ कि नहीं। अगर वो फिर भी नहीं कम हो रहा, तब आपका ट्रीटमेंट प्लान से जब कम नहीं हो रहा तो चेंज करना है ब्लड, बिकॉज ब्लड एक्सचेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आप पूरी बॉडी का एक ब्लड निकाल के नया डाल रहे हो, वो भी एक 5 दिन के बच्चे का, एक 5 दिन के बच्चे का, तो एक बाहर का ब्लड आएगा, बाहर का ब्लड आएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा, और इसके अंदर असेसमेंट के और क्राइटेरियाज है। मदर का ब्लड ग्रुप बहुत डिपेंड करता है। सपोज मदर का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग है। मोस्ट कॉमनली नेगेटिव मदर्स हों, और मतलब RH नेगेटिव कहते हैं, जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव। तो सपोज कोई नेगेटिव मदर है और उसका बच्चा पॉजिटिव है, तो तब चांसेस ऑफ जॉन्डिस ज़्यादा होते हैं। या अगर सिर्फ मदर O है, A B से हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती। अगर मदर O है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, और बच्चा डिफरेंट ब्लड ग्रुप का है, AB और AB, तब
तो चांसेस ऑफ जॉन्डिस ज़्यादा होते हैं। अगर मदर और बच्चा दोनों ही ओ हो, दोनों ओ हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो चांसेस ऑफ जॉन्डिस इतने ये नहीं तो मेरे होंगे। पर्सनल क्वेश्चन था फिर ये। माय वाइफ इज ओ पॉजिटिव, डॉटर इज ओ पॉजिटिव, जिसका हमने ब्लड हाँ, तो एक्सचेंज इसका मतलब है ट्रांसफ्यूजन। वी एक्सपेक्ट कि ये बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा, वो रुक जाएगा। तो आपका फोटोथेरेपी करो और फोटोथेरेपी स्टार्ट करने के बाद देखना वो डाउन जाना शुरू हो जाएगा। जब फोटोथेरेपी से डाउन जाने लग गया आपका जॉन्डिस, तो कम हो रहा है, तो वाई टू गो फॉर एक इन्वेजिव प्रोसीजर कहते हैं, जो हम इन्वेट कर रहे हैं बच्चे की बॉडी के अंदर, और आप एक लाइट्स के नीचे रखो तो उससे ठीक हो इट इज मोर देन, क्या वो लाइट स्पेशल होती हैं या वो ब्लू लाइट्स घर पे भी लगाई जा सकती हैं? ब्लू लाइट्स नहीं, दे आर स्पेशल, एक्चुअली दे आर ब्लू लाइट्स हैं वो। आप घर पे अगर मैनेज कर सको ब्लू लाइट्स तो वो यूज़ हो सकते हैं, पर आई वोंट एडवाइज, क्योंकि आपने लगा तो दी ब्लू लाइट्स, पर वो डेली क्लिनिकल असेसमेंट में उसका ब्लड चाहिए कि नहीं, अदरवाइज बच्चा ठीक ले रहा है, फीडिंग नहीं ले रहा। आपको देखो, जॉन्डिस है अल्टीमेटली एक डिजीज़, तो उस डिजीज़ को घर में नहीं रखना चाहिए, उसको हमें एक ऑब्जर्वेशन में तो रखना ही ऑब्जर्वेशन चाहिए। में रखना चाहिए। यस। ब्रेस्ट फीडिंग, बोतल फीडिंग, क्या करें? मतलब कुछ केसेस में ब्रेस्ट फीड मदर दे ही नहीं पाती। ब्रेस्ट फीडिंग, आइडियली ब्रेस्ट फीडिंग इज द ओनली थिंग अ बेबी रिक्वायर्स। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, बहुत इट हैपेंस कि फर्स्ट टाइम बच्चा पैदा हुआ, बेबी हुआ, अब ब्रेस्ट मिल्क तो शुरू होगा सेकंड थर्ड डे से आकर। अब सेकंड थर्ड डे पर आएगा तो तब तक बच्चा क्या करें, तब तक आप टॉप फीडिंग दे सकते हैं। बॉटल वी डोंट एडवाइज, बिकॉज थोड़ा सा हाइजीन का इश्यू होता है। बॉटल के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको हर बार बॉईल करना है, हर बार स्टरलाइज करना है, और हमारा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है बॉटल फीड देने का। हमें तो सिर्फ ये 2 डेज देना है जिससे फीडिंग करना है, तो बेटर है स्पून फीड लें। और स्पून फीड, अब उसके अंदर भी फार्मूला मिल्क इज़ बेटर एज कम्पेयर टू काउ बफलो मिल्क। अच्छा, ये एनिमल मिल्क कब तक नहीं दे सकते? एनिमल मिल्क आइडली बुक से हमें कहता है कि 9 मंथ्स तक अलाउ नहीं होता। 9 मंथ्स के बाद आप एनिमल मिल्क, और 1 ईयर के बाद एनिमल मिल्क अलाउ करो। अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग इज द ओनली चॉइस, एंड आफ्टर 6 मंथ्स स्टार्ट विद द आजकल मदर्स वर्किंग है, मार्किंग है। वो ब्रेस्ट फीड कितना दे पाएंगी? तो बोतल फीड हेल्दी है नहीं है, कितना लंबा उसको देखो, रखें? बॉटल फीड, कैजुअली स्पीकिंग, बॉटल फीड हम मना नहीं करेंगे। देखो, स्टेप्स आर, पहले ब्रेस्ट फीड करिए, ब्रेस्ट मिल्क अच्छा आ रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर लो, और एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर 4 आवर्स, और इवन रेफ्रिजरेट कर सकते हो, और उसको फिर आप स्पून या बॉटल से दे सकते हो। बॉटल से देंगे तो आपका फिक्स शेड्यूल है कि आपको हर बार बॉइल्ड बॉटल होना चाहिए। Boiled bottle, just sterilized water. Boiled bottle means 10 minutes to 15 minutes of boiling, of proper boiling of a bottle with last 100 डिग्री तक। यस, बॉइलिंग वाटर जो है Boiling 100 डिग्रीज पे, उसके ऊपर टाइमर लगा लो और 15 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। और उसके साथ उसका जो ढक्कन है और जो जितने उसके साथ में एसेसरीज हैं सब बॉइल्ड होंगी, चाहे वो बोतल कवर हो। यस, चाहे वो बॉटल कवर हो, मतलब बॉटल कवर तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका जो ढक्कन है, उसका कैप है, उसका सब कुछ, और जो उसका निपल है वो सिलिकॉन होता है, वो 15 मिनट्स में ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए हम बॉइलिंग कहते हैं कि 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स की बॉइलिंग चाहिए। मतलब 15 मिनट्स हो गई तो लास्ट 30 सेकेंड्स के लिए निपल भी डाल दो और वो बॉईल कर दो। एंड वी यूजली से कि हैव एटलीस्ट 5 to 6 बॉटल्स, जो सारी आपने इकट्ठी बॉईल कर ली, बॉईल करके प्रिपेयर करके आपने सब रेफ्रिजरेट कर दी, और जब भी अब बच्चा भूखा हुआ, हंग्री हुआ, तो एक नई फ्रेश बॉटल निकाली, उसके अंदर दूध डाला। अब वो आइडली पहले ब्रेस्ट मिल्क नहीं है एक्सप्रेस, तो फिर आप फार्मूला यूज़ करेंगे। कुछ पेरेंट्स कहते हैं फॉर्मूला मिल्क से बच्चा बड़ा जल्दी हेल्दी हो जाता है, ये एक्चुअली फार्मूला से हेल्दी नहीं, एक्चुअली बॉटल से हेल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चे ओवर फीड करते हैं। ओवर फीड करता है। एक्चुअली सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉटल फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को सक करना होता है, तो वो उतना ही सक करेगा जितना उसको भूख लगी है, थक भी जाएगा वो। हाँ, और बॉटल फीडिंग के अंदर वो टपकता है दूध, और वो जितना बॉटल में दूध है उसे वो ज़बरदस्ती पी रहा है, तो अल्टीमेटली वो ओवर फीड कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा वेट गेन जल्दी होता है। पर आइडियली ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेटर ऑप्शन, एंड गुड, ज़रूरी चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग ही है। बॉटल तो दूध एडवाइजेबल वैसे है। जरूरी है, बच्चे बहुत सारे दूध नहीं पीते। यस, नॉट रियली। अब नाउ इट्स अ मिथ के दूध के बिना बड़े नहीं होंगे बच्चे।
फर्स्ट 6 मंथ्स तो हमारी रिक्वायरमेंट ही है, मिल्क है। मिल्क के बाद अब हम उसके आगे फिर स्टार्ट करेंगे जो वीनिंग फूड होता है, पर जब तक ब्रेस्ट फीडिंग है, फीडिंग विद वीनिंग। एंड अगर रफली कहें तो 300 to 500 ml पर डे ऑफ मिल्क, इससे ज़्यादा नहीं देना आफ्टर 1 ईयर। हमारे हरियाणा में तो जब तक हमारे बच्चा हरियाणा में तो 1 किलो 1-1.5 किलो दूध ना पी जाए तो नहीं, वो नॉट ताज़ा नहीं, तरोताज़ा दैट्स कैसे द रॉन्ग होगा? थिंग। इतना मिल्क नहीं चाहिए। एक्चुअली मिल्क कंटेन्स ओनली प्रोटीन्स, फैट्स और कैल्शियम। हमें आयरन डेफिशिएंसी की एक मेजर प्रॉब्लम है। इंडिया इज अ वेजिटेरियन स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट है, तो हम बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट्स पे नहीं होते, तो हमारा सोर्स ऑफ आयरन कम हो जाता है। तो आयरन इज़ रिक्वायर्ड हमको जहाँ खून बनाने के लिए, HB कम हो जाता है। तो इससे यूजली 1-1.5 ईयर्स पे हर बच्चे का HB कम होता है थोड़ा सा, और HB के लिए आयरन चाहिए, और आयरन दूध में नहीं है, और जितना ज़्यादा दूध पिएगा आयरन डेफिशिएंसी होएगी। नंबर 2, जितना ज़्यादा दूध लेंगे हमारा भूख उतनी कम हो जाएगी, तो हम सीरियल्स नहीं लेंगे। तो हमारे पास चॉइस है कि अगर दूध के लिए भी ज़बरदस्ती करनी है बेबी को और सीरियल्स के लिए भी, करनी है। तो सीरियल्स के ऊपर ज़बरदस्ती करो थोड़ी सी, दूध के लिए नहीं। पर दूध के लिए जबरदस्ती चॉकलेट पाउडर या बोर्नविटा, हॉर्लिक्स मिला के बच्चा पी लेता है। पर सीरियल्स में एक्चुअली, ये चीजें हाँ, पॉसिबल नहीं पर होगी। एक्चुअली यस, वो बच्चे को गल्प करना और पीना आसान लगता है एज कम्पेयर टू च्यू करना। च्यू और वो, करना है। तो हमें स्टार्ट अर्ली, बाय 6 मंथ्स अगर उसको आप खिलाना स्टार्ट करेंगे, 6 to 9 मंथ्स के बीच में बच्चा च्यूइंग बहुत अच्छी सीखता है, उसके टेस्ट डेवलप होते हैं। तो मेक इट अ पॉइंट कि 6 मंथ्स के बाद उसका वीनिंग स्टार्ट करो, उसको खिलाना स्टार्ट करो और उसकी टेस्ट डेवलप करवाओ। और दूसरा, ज़बरदस्ती नहीं करनी कि पकड़ के लेटा दिया और उसके मुँह में ज़बरदस्ती डाला, नहीं। उसको खिलाओ, जहाँ उसने 2-3 स्पून के बाद मना कर दिया, छोड़ दो एक बार। अल्टीमेटली धीरे 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 उसको हैबिट हो जाएगी खाने की, और मिल्क नहीं देना। अगर उसको जबरदस्ती करेंगे तो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसको मिल रहा साइकोलॉजिकल हो है जाएगा कि ये कि मेरे को ये ज्यादा खिलाएंगे, मना ही कर दे अब शुरू मना में। कर दो, और वो इरिटेट हो जाता है बच्चा ज़बरदस्ती खिलाने से। पेरेंट्स को लगता है कि अगर नहीं खिलाऊंगा तो बच्चा भूखा भी इरिटेबल हो जाता है। नो डाउट बच्चा भूखा इरिटेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको 4 to 5 आवर्स में एक बार फिर ऑफर करो तो उसे एक हैबिट हो जाती है खाने की। और अभी ब्रेस्ट मिल्क तो चल ही रहा है ना, तो टॉप मिल्क गाय अगर बफलो 2-3 का, साल का बच्चा हो तो उस समय हाँ, ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं वो है। नहीं, अब 2-3 साल का बच्चा है तो तब तक हमको खिलाने की ही हैबिट डालनी है। मिल्क तो तब भी नॉट मोर देन 500 ml, ये अपर लिमिट है। और बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स ये डाल सकते हो टेस्ट चेंजर्स, लेकिन बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स या जो भी प्रोटीन पाउडर्स हैं, दीज आर टू बी गिवन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स से पहले तो आपने कभी नहीं डालना। दीज आर नॉट वैसे ये एडवाइस। हेल्दी होते हैं। नो, नॉट रियली। मतलब आप उससे टेस्ट चेंज करके मिल्क की ही इंटेक बढ़ाना चाहते हो ना। हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि मिल्क की इंटेक तो कम करनी है, कम करनी है। हमें ज़्यादा नहीं देनी। वी वांट और सीरियल। वैसे भी इसमें शायद शुगर ज्यादा है। शुगर ज़्यादा, एग्जैक्टली, ये सब शुगर्स बेस्ड हैं। शुगर्स नहीं लेनी, शुगर्स इन द लॉन्ग रन हेल्दी नहीं है। तो क्या जो ये शुगर चीनी की बात है, 6 मंथ के बाद जब बच्चे की हम फीडिंग स्टार्ट करते हैं यस, तो सोल्ट और शुगर स्टार्ट कर सकते हैं उस नहीं, समय? सॉल्ट एंड शुगर आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ एज आइडियली। और वो भी क्वांटिटी व्हाट्स द कम। लॉजिक? बहुत फाइन एक्चुअली। सी, टेस्ट हम अपने बच्चे को अपने टेस्ट के हिसाब से खिलाना चाहते हैं। ब्रेस्ट मिल्क फीका होता है। अब आप सॉल्ट डालकर खीरा खाते हैं, मैं फीका खीरा खाता हूँ, मुझे फीका खीरा टेस्टी लगता है। आप मुझे कहोगे नहीं तो इस पर सॉल्ट डाल के खाइए, टेस्टी ज़्यादा लगेगा। नहीं लगना चाहिए, हमें क्यों लेना है? ठीक है, हम जो भी खिचड़ी, दलिया, दाल, जो भी पॉरेज बनाएंगे, जो बनाएंगे वो फीका बनाओ। बच्चे तो ऐसे सोल्ट अगर सैलेड में हो तो ऐसे फिंगर लगा के लिक हाँ, करते लिख हैं। करते हैं क्योंकि सॉल्ट इज एडिक्टिव। सॉल्ट और शुगर एडिक्टिव होते हैं, तो फिर हम उसको एडिक्शन की तरफ देना ही, उसको ऑप्शन ही क्यों देनी है सॉल्ट एंड तो शुगर की? इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं यस, इन द सॉल्ट के। लॉन्ग रन इट हैज़ बीन सीन कि अगर जितना जल्दी बच्चे को सॉल्ट एंड शुगर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उतना उसका स्वीट टूथ होता है, उसको टेस्टी लगता है, मीठा, तो उसको क्रेविंग होती है सॉल्टी एंड शुगर की। अल्टीमेटली यही बच्चे आगे कुरकुरे चिप्स ज़्यादा खाएंगे, ठीक है, आगे यही बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाएंगे, और इन द लॉन्ग रन फिर ये ठीक नहीं है। ये प्रोसेस चीज़ें हैं, प्रोसेस शुगर्स हैं, प्रोसेस सॉल्ट्स हैं। इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है शुगर का? यू कैन यूज़, आप हनी डाल सकते हो। इवन हनी हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, हम खजूर कहते हैं, डेट्स डाल सकते हो आप। इवन जो गुड़ होता है दूसरा, जैगरी। जैगरी है, ये डाल सकते हो, पर ये भी आफ्टर 9 मंथ्स। आपने मीठे का टेस्ट देना ही नहीं है 9 मंथ से पहले। आप फीका, आप नेचुरल टेस्ट दो। लाइफ टाइम भी अगर हम कम मीठा हाँ, खाएं तो क्या अच्छा क्या है। ज़रूरत है? शुगर और सॉल्ट नहीं आप नहीं चाहिए। लेते? बोलना आसान है पर
हाँ थोड़ा बच्चे सा मिठाइयाँ बहुत खाते हैं, मिठाइयाँ, पर मिठाइयाँ आर नॉट हेल्दी। दे आर नॉट हेल्दी, सबको पता है कि दे आर नॉट हेल्दी, फिर भी हम खा रहे कि वो हैं। स्वीट टूथ है ना हमारा, Sweet tooth हमें टेस्टी लगता है, हमें वो क्रेविंग होती है कि खाने के बाद कुछ तो मीठा मीठा चाहिए, चाहिए। नहीं तो वो पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता नहीं, वो दिमाग सेटिस्फाई नहीं होता कि नहीं अभी तो ये साइकोलॉजिकल खाना पूरा चाहिए। नहीं हुआ, अभी कुछ चाहिए दिमाग को। वही है, दिस एडिक्शन। और इसी का फायदा उठाते हैं ये पैक्ड फूड पैक्ड वाले, फूड्स वाले। क्योंकि इनके अंदर जो जितने भी हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो किक देते हैं हमारे ब्रेन को, और दिस इज दैट एडिक्शन, जो किक दे वो एडिक्टिव है। तो इसलिए सॉल्ट एंड शुगर स्टार्ट फ्रॉम दिस एज ऑफ 6 मंथ्स, कि उसको सॉल्ट शुगर नहीं देनी, उसको फीके की आदत है, जितने दिन तक प्रोलॉन्ग कर सको। इट्स नॉट कि 9 मंथ्स पर आपने स्टार्ट करना है। अगर बच्चा रेलिश कर रहा है खाना, वो 1 ईयर तक रेलिश कर रहा है, 1.5 2 ईयर्स तक रेलिश कर रहा है फीका खाना, तो Let him आप relish, नेचुरल हाँ। टेस्ट दो उसको। एक हर खाने का एक नेचुरल टेस्ट होता है, नेचुरल टेस्ट से अच्छा लगेगा। बट दादी, घर में दादी जो कुछ खा रहे हैं तो एक्चुअली थोड़ा सा दे दो। हम थोप रहे हैं ना कि हमें जो टेस्टी लगता है अब तुम्हें भी वही टेस्टी लगना चाहिए। बच्चे का अपने टेस्ट डेवलप होने दो। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, रोते भी बहुत है। मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है, मेरे 2 बच्चे ऑल ऑफ सडन रात को जब 12 बजे 1 बजे हम लोगों का सोने का टाइम होगा, 11 बजे हम सो रहे हैं, वो तभी उठ के रोना शुरू करते हैं और खूब रोते हैं। और जो फर्स्ट टाइम पेरेंट है वो तो डर भी जाते हैं, फटाफट पेरेंट 15 मिनट से चुप नहीं हो रहा, भागो। ये क्या असली में ये fearful है? एक्चुअली दीज आर क्रैम्प्स, इवनिंग कोलिक्स, ये पेट दर्द होता है। सी हम ह्यूमन बींग्स, एक यूँ कहो कि 50-60% ह्यूमन बींग्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। क्या मतलब हुआ इसका, कि दूध के अंदर लैक्टोज शुगर होता है। अगर आज मैं भी सिर्फ आप और मैं, हम सिर्फ मिल्क 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 में आज कोई सीरियल नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली बाय 3rd डे 4th डे हमारा पेट भी लूज हो जाएगा, हमें भी क्रैम्प्स आएंगे। ये क्रैम्प्स हैं। सो दिस इज अ लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है हर बच्चों को थोड़ा थोड़ा, तो वो क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि अब छोटा बच्चा दूध ही पिएगा और तो कुछ लेगा नहीं, तो उससे थोड़ा सा उनको गैसेस इशू होते हैं, उससे क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स आते हैं और ये टिपिकली इवनिंग कोलिक्स होते हैं। इवनिंग कोलिक्स होते हैं, वो क्रैंकी हो जाता है बच्चा, वो इरिटेबल हो जाता है। टिपिकली होता है बाय 10 o'clock वो रोना शुरू करता है, बाय 3 o'clock वो तो सो जाता है 3-4 बजे तक, और उसके बाद वो पेरेंट्स की नींद खत्म, और वो सारी रात उनकी ऐसे निकलती है। और ये दिस हैपन्स टिल 4 months ऑफ एज, और अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम अपने आप सेटल डाउन हो तो जाती है। मतलब पेरेंट्स शुड नॉट वरी। नो, इट्स इज अगर वो 2 घंटे तक रो रहा है अगर तो 2 घंटे तक रो रहा है तो थोड़ा सा सूदिंग के लिए हमारे बहुत सारी मेडिसिन भी आती हैं, जिससे गैस पास हो जाती है। ये कुछ पर पहले देते थे कि थोड़ा सा हरड़ जायफल दे दो या होम रेमेडीज दो, पर वी डोंट एडवाइज होम रेमेडीज। हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बच्चे को कुछ नहीं करना। बट फिर वो जैसे आप मेडिसिन दे रहे हो, दादी नानी के नुस्खे से हरड़ जाफर दे हरड़ रहे हैं, जायफल तो दे फिर रहे हैं मेडिसिन चूज करें या हरड़ जाफर? मतलब कुछ बाहर से कुछ तो देना ही अगर पड़ रहा है। हाइजीनिक है तो यू कैन ट्राई। आई कांट कमेंट ऑन हरड़ जायफल बिकॉज मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका, बट इट हैपन्स दादी नानी के नुस्खों में हरड़ जायफल है और इट हेल्प्स, तो करती तो है वो। हमें ट्राई। बट अगेन अगर कोई चीज़ ऐसी गई है अंदर जिससे लूज मोशंस हो गए या कुछ, तो गेट रेडी कि मतलब वो नहीं देना, वो फिर रुक जाएंगे। सपोज हरड़ जायफल दिया, बिकॉज कई बार वो उंगली से चटाते हैं, उसमें हनी मिला के देते हैं, तो वो ये अनहाइजीनिक है, अनहाइजीनिक है। थोड़ा सा मेडिसिन इसकी जगह डेल ऑयल, फेनल ऑयल जैसी कुछ आती है, तो हजमे के लिए थोड़ी सी दवाई वो दे सकते एक हो कोई आप। कोलिक, यस, एक कॉलिकेड या कॉलिकेड कोलिकेड। इज अ ब्रांड, इस तरह की बहुत सारी डेल ऑयल, फेनल ऑयल वाला ये वो आते हैं, मिक्सचर्स आते हैं, वो आप दे सकते हैं। टीथिंग की सेज में स्टार्ट होती है, और ना होए तो हमें वरी करना चाहिए। टीथिंग का नॉर्मल एज ग्रुप है 6 months to 14 months। सो इट्स नॉट कि इचिंग तो बच्चे को होनी शुरू हो जाती है बाय 2-3 months ऑफ एज। आपको हर चीज़ बच्चा फिंगर मुंह में डालता है, आपने कंधे पे लगाया, कंधा काट लिया, सब कुछ बाइटिंग 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 बाइटिंग, पर यूजली अर्लीस्ट 6 months तक निकलता है। कुछ बच्चों में थोड़ा पहले निकल आता है, पर दिस इज द नॉर्मल एज ग्रुप 6 months to 14 months। 14 months तक एक भी टीथ नहीं आया, उसको हम कहते हैं थोड़ा सा डिलेड है, तो हमें कांटेक्ट करेंगे। पर बहुत कॉमनली 14 months तक हर बच्चे का वैसे आ जाता पेरेंट्स है। तो वरी करने लग जाते हैं अगर 9-10 मंथ तक भी ना आया हो। हाँ यस, तो आपको 14 months तक कट Wait ऑफ 14 करना है। months तक वेट करना ही करना है। करना ही करना है। यस, नो। तो क्या ये जब टीथिंग होती है, ईचिंग होती है, तो हम डिफरेंट पेसिफायर्स देते हैं बच्चे को च्यू करने के लिए? एक्चुअली उसको च्यूइंग क्यों है, क्योंकि बच्चा कुछ भी च्यू करेगा तो गम्स हमारे थोड़े से पतले होंगे, तो टीथिंग इजीली आ जाएगी। वो च्यूइंग भगवान जी ने एक सिस्टम बनाया, पर हाँ पेसिफायर देंगे तो पेसिफायर शुड बी
गुड क्वालिटी ब्रांडेड और थोड़ा सा हाइजीनिक हाइजीनिक हो। हो। और हम ये कहते हैं कि होम चीज़ घर की चीज़ हो ना, उसको फिंगर फूड्स दे दो। थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चा 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स का, तो उसको गाजर पकड़ा दो, उसको खीरा दे दो थोड़ा सा, वो च्यू करता भी रहेगा। और यूजली 6-7 मंथ्स का बच्चा आगे स्वॉलो कर लेता है, वो गले में नहीं फंसाता। तो ये आप दे सकते हैं। और थोड़ा सा हार्ड दो कि उसके बाइटिंग आई भी जाए, तो वो गाजर इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव, आप दे सकते हो। इवन पेसिफायर्स अगर आप स्टरलाइज कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो, ऐसी चीज़ें अदरवाइज ये आर्टिफिशियल चीजें जितना अवॉइड जितना करें। अवॉइड कर सकें। एक्चुअली अगेन विल गो फॉर माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, पता नहीं किस चीज़ का बना है, वो सिलिकॉन बना है, क्या है, कौन सी क्वालिटी है। अब इवन बॉटल के लिए भी कहते थे कि बॉटल फीडिंग है, आपने बॉटल बॉयल किया, वो प्लास्टिक बॉटल है, तो वो PFC BPA फ्री है, उसके ऊपर हाँ, लिखा ये हुआ मैंने है भी पूछा था है एक ना। बार, है ना। हाँ, तो आपको वो माइक्रो प्लास्टिक्स, और ये आजकल बहुत आ रहा है कि आप इतना हाई टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो माइक्रो प्लास्टिक्स निकलेंगे उसमें से, तो अवॉइड इट, अवॉइड ही कर सकते हैं अल्टीमेटली। और अभी तो स्टार्ट है लाइफ का। लाइफ का स्टार्ट ही है, हाँ बिल्कुल। अभी जो डिजीज हर रोज के लिए पैदा हो रही हैं वो भी नहीं हर नहीं घर नहीं आती नहीं हैं। नहीं नहीं आ रही है, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, सब कुछ कुछ है। डिजीज बहुत कॉमन हो गया, कैंसर का नाम जब बचपन में सुनते थे तो ऐसा होता एक्चुअली था कि हाँ, पीपल से कि अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स आ गया, सब कुछ हो गया, तो उसके कारण और हो गया। हमारे फर्टिलाइजर्स इतने ज़्यादा हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स नॉट रियली, इंसेक्टिसाइड्स इतने ज़्यादा हो गए, तो उनसे हमारे प्रॉब्लम हो रही है। तो नो डाउट अब डिजीज आ रही वीट, है। कई बार बच्चों को जैसे ही हम खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको वीट एलर्जी या कुछ ऐसे फूड एलर्जी होती हैं 6-7 मंथ में, तो अर्ली डायग्नोज क्या है, उस पर घर पे ही पता लग जाए कि ये वीट एलर्जी है, हमें तुरंत डॉक्टर से बात करें। यूजली एलर्जीज का एक जनरल रूल है कि आपने कुछ भी खिलाया, दो तरह की एलर्जी है। एक तो है इमीडिएट एलर्जी हो गई कि आपने कुछ भी खिलाया, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर आपको लगा कि बच्चे को इचिंग होने लग गई है, नोजी आने लग गई है, या रेड हो गया है, तो दैट इज ए कॉज की एलर्जी है। वो इमीडिएटली आपने कोरिलेट किया कि ये एलर्जी है, इसको रोक दो। ठीक है। एक हो गया लाइक वीट एलर्जी। वीट एलर्जी ऐसी चीज़ है जो एकदम से नहीं पता लगती, वो धीरे धीरे बच्चा वीट में ग्लूटेन नाम का एक वो होता है, केमिकल होता है, जो कई बार हमको हजम नहीं होता। तो वो केमिकल जो है, वो केमिकल क्या, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वीट का, तो वो हजम नहीं होता, तो अल्टीमेटली बच्चों को बार बार लूज मोशन लगते हैं, बार बार पेट फूल जाता है, टाइट हो जाता है। अच्छा, इवन वेट गेन नहीं होता वीट एलर्जीज में। वीट एलर्जी में बच्चा बहुत ज़्यादा अंडर ग्रोथ रहती है। बट तो मैंने एक बच्चे को देखा जो वीट एलर्जी का, जिसका वो आया, उसका पेट बाहर है, अदरवाइज उसकी ग्रोथ हो रही वो है। होता है, तो वो फीचर्स अगर लगे हमको कि बार, अच्छा, एक फ्रीक्वेंटली पेट दर्द कह रहा है बच्चा, और तो हम कई बार वीट एलर्जी टेस्ट कराते हैं। पर वीट एलर्जी टेस्ट फिर दो तरह का होता है। एक तो ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट के अंदर सपोज वीट एलर्जी आ गई, तो भी आपको कंफर्म करना है वो एंडोस्कोपिकली, अगर, क्योंकि वीट छुड़वाना एक मेजर डिसीजन है। और हमारे इंडिया में तो और सब कुछ अब वीट हाँ से है, एग्जैक्टली, हम और रोटी इवन खाते हम हैं, नॉर्थ इंडियंस में तो वीट छोड़ने का मतलब हम क्या खाएं, क्या खाएं। ना बिस्किट्स हैं, ना ब्रेड्स हैं, ना रोटी है, तो फिर हम खाएं क्या, सिर्फ राइस। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वीट एलर्जीज के अंदर खा सकते हैं, तो बहुत सारा है, आधा हिंदुस्तान तो। छोटे बच्चों को एंडोस्कोपी वगैरह इट इज। एंडोस्कोपी देखो, अगर आपको वीट छुड़वाना है तो आपको एक बार तो कंफर्म तो करना पड़ेगा ना, तो बट इट्स सो इसीलिए पेनफुल फॉर यंग पेनफुल किड्स। रहता है थोड़ा सा। और नहीं तो हम ये करते हैं कि एक बार वीट छोड़ दो, है ना। तो छोटा बच्चा वीट के बिना रह सकता है, हम उसको जो है राइस के ऊपर ले राइस सकते के हैं, ऊपर ले ये सकते हैं। कर सकते हैं। तो वीट एलर्जी अगर लगता है आपको तो, पर एक्चुअली वीट एलर्जीज 1-1.5 ईयर तक जाकर हमें और ज़्यादा असेसमेंट हो सकता है कि वीट एलर्जिक है कि नहीं है। इसलिए उससे पहले तो मेनली ही बच्चा वीट से ज़्यादा तो मिल्क बेस्ड डाइट्स होते मिल्क हैं, बेस्ड तभी डाइट्स। हम बार बार कहते हैं कि मिल्क से एक्स्ट्रा आप वीट दो। और किसी बच्चे को मिल्क एलर्जी होती है। यस, इट्स मोस्ट वेरी कॉमन, तो हम उसके अंदर फिर मिल्क अवॉइड करते हैं। फिर मिल्क अगर बच्चा अवॉइड नहीं कर सकता तो सोया मिल्क है, ऑल्टरनेटिव होता है सोया मिल्क, फिर हम सोया मिल्क ले लेते हैं। मुझे याद है कि आपने कहा था कि माई डॉटर वॉज मिल्क एलर्जिक, उसका वेट गेन नहीं हो रहा था, शी वॉज 2.5-3 months ओल्ड, तब आपने कुछ केमिकल या कुछ ऐसा लिख के दिया था कि इसको मिल्क में डाल के इसको पिला देना। एक्चुअली अगेन दैट्स एन एंजाइम। मिल्क एलर्जीज दो टाइप की हो सकती है, मिल्क की प्रोटीन की एलर्जी, या मिल्क के अंदर जो शुगर है, लैक्टोज शुगर, उसकी एलर्जी। कई बार बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो लैक्टोज शुगर नहीं हजम हो रहा, तो हम उसको हजम करने के लिए थोड़ा सा डाइजेशन के लिए उसमें एक लैक्टेज एंजाइम डलवा देते हैं। और अगर वो आपकी एलर्जी दूसरे टाइप की है कि आपकी मिल्क प्रोटीन एलर्जी है,
मिल्क प्रोटीन एलर्जी को फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते, फिर आपको वो मिल्क ही हटाना पड़ेगा, उसके ट्रीटमेंट नहीं है। फिर वो आपको कुछ दिन के लिए हटा दो। उसके अंदर बहुत कॉमन होता है, मिल्क लिया तो थोड़े से रैशेज निकल आए, बहुत कॉमन होता है, मिल्क जहाँ जहाँ टच करेगा वहाँ रैशेज आ जाएंगे। अच्छा, अगेन लूज मोशंस बार बार हो जाएंगे, ठीक है। इवन कई बार तो इतनी सीवियर मिल्क एलर्जी होती है कि हमें मदर को भी एडवाइस करना पड़ता है कि वो मिल्क ना पिए, और मदर मिल्क भी कई बार बंद करना पड़ता है। तो वो मिल्क प्रोटीन एलर्जीज की तरफ है। तो वहाँ वहाँ हम फिर कहते हैं कि सोया मिल्क। वीट में हम कुछ ऐसा नहीं डाल सकते कि वो नो एंजाइम नहीं डाल नॉट सकते कि वो नहीं पच नहीं जाए? नहीं, वीट के अंदर नहीं। वीट तो एक्चुअली वीट के हमारे बहुत ऑल्टरनेटिव्स हो गए ना। हम बाजरा खा सकते हैं, हम रागी खा सकते हैं, हम राइस खा सकते हैं। हमारे आजकल मिलेट्स इतने चल रहे हैं, मिलेट्स बाकी बाजरा रागी के अलावा भी बहुत वो तो मिलेट्स हैं। अब आप सब लोग वैसे कहते भी हैं, एक डॉक्टर कम्युनिटी पूरी कह रही है कि वीट को अवॉइड कर दो। एक्चुअली यस। अब हम मिल्क और वीट के अगेंस्ट हैं थोड़ा सा, कि वीट ग्लूटेन है, कंटेन्स ग्लूटेन, और ऐसे ही मिल्क भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह डिफरेंट मेरे बहुत डॉक्टर सारे। हैं, डॉक्टर राजीवा गुप्ता, जिन्होंने कहा दूध मत पियो, पता नहीं क्या खा रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड भी है। तो क्या वास्तव में दूध को छोड़ देना चाहिए हर किसी को? यस, मिल्क हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है। हम पले बड़े ऐसे हैं कि दूध नहीं पिया तो कैसे बड़े होंगे, ठीक है। पर नहीं, मिल्क छोड़ सकते हैं। डेयरी में है, कैल्शियम रिच है, पर कैल्शियम हमारा बाकी बहुत सारे सीरियल्स और सब में होता है। दो मिल्क इन एनीथिंग इन कंट्रोल्ड अमाउंट्स इज ऑलवेज हेल्दी। तो मिल्क छोड़ो नहीं, थोड़ा कर दो। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में कर्ड ले लो। इवन हमारे हरियाणा में लस्सी खूब चलती है, लस्सी इज वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। मिल्क लो, लस्सी दो, पर मेक इट अ पॉइंट की छोटे डेयरी बच्चों को लस्सी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं उसको। किस एज ग्रुप से शुरू कर सकते हैं? मे बी आफ्टर 6 months, 6-7 months। मतलब लस्सी इज क्वाइट हेल्दी, कर्ड इज वेरी हेल्दी। आप दो, उससे कोई खांसी नहीं होती। इट्स अ वेरी मिथ, मतलब मिथ है कि अब लस्सी है बलगम बना देगी, बलगम बना दूध है बलगम बना देगा, खांसी हो जाएगी, वो नोजी आ रही है तो और बढ़ जाएगी। नहीं, नॉट रियली। बच्चों को एनीथिंग, टर्मरिक मिल्क दे सकते हैं कभी कभी? टर्मेरिक मिल्क दे सकते हैं। एनीथिंग इन मॉडरेशन, एवरीथिंग इज अलाउड आफ्टर 6 months ऑफ एज। ब्रांडी का भी बहुत प्रचलन है, सर्दी आ गई नो तो नो, ब्रांडी दे दो। अल्टीमेटली इट्स एन अल्कोहल। द वो नहीं देना, वो अल्कोहल है, शराब है, नहीं देना। पर नो, वो इट्स अ मिथ। वो होता क्या है, अल्कोहल इमीडिएटली एक हीट रिलीज करती है जो फील लाइक कि हाँ गर्मी आ गई, अब हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा जुकाम खांसी के लिए, और थोड़ा 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 देते रहो तो वो जुकाम खांसी से बचाव करता है, पर नॉट रियली। बचाव नहीं करता नहीं वो? करता, नहीं देना। अल्कोहल अल्कोहल तो बरसों से चली आ रही है ये चीज। यस, पर बरसों से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं जो अल्टीमेटली हमें लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें तो बंद हो जानी चाहिए। उनमें से ब्रांडी एक ऐसी चीज़ है जो एक तो बल्कि डॉक्टर ब्रांडी के नाम से भी आता है नॉट एडवाइस बाय डॉक्टर्स। बट द कंपनी स्टार्टेड गिविंग एडवर्टाइजमेंट डॉक्टर ब्रांडी फॉर किड्स। नो नो नो, ब्रांडी इज अगेन अ टाइप ऑफ अल्कोहल, नहीं देना। एक वो पानी आता है, दैट इज ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर अगेन ये कार्बोनेटेड मिक्सचर्स बोलते हैं, हाजमे की गुठलियाँ टाइप की, पर आई डोंट नो कितना है एक्चुअली। शायद पहले ज़माने में ना उनमें घुट्टियों के अंदर शायद थोड़ा सा अफीम होती थी, तो उससे बच्चे रिलैक्स हो जाया करते थे। तो तब का ही शायद चला आ रहा है कि घुट्टी और ये सब देना चाहिए, और अब तो वो बैंड है, अफीम वगैरह नहीं होती, तो अब वो सिर्फ नेम चला आ रहा है कि चलो घुट्टी है दे दो। हाँ, डेफिनेटली कार्बोनेटेड मिक्सचर्स हैं कि ये गैस पास करने में हेल्प करते हैं, तो मे भी हो सकता है वो, जैसे हमने आपको बताया डिल ऑयल है, फेनल सौंफ का पानी है, ये सब है, तो वो टाइप ऑफ वो है। हाँ, आफ्टर 6 months दे सकते हो। बिफोर 6 months तो हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क। सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क। अदरवाइज बहुत ही मजबूरी है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा तो आप यू हैव टू गिव टॉप मिल्क, अदरवाइज अदरवाइज कोशिश नहीं। करो ब्रेस्ट मिल्क। तो ऐसे फजी बेबी और क्राइंग बेबी को हम इसी तरीके से कोई यस, और अल्टीमेटली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जिसके लिए वरी करें। डेफिनेटली एक बच्चा जब रोता है तो बहुत ज़्यादा वो पेरेंट्स से देखा नहीं जाता, पर अल्टीमेटली 4 months 5 months एक हो गया। बहुत कॉमन होता है, वो लोग कहते हैं कि चूर्नी हो गए, छारवे हो गए, जो लोकल लैंग्वेज जो हम यहाँ बोलते हैं कि कीड़े हो गए पेट में कीड़े उसके में, कारण, पर वो भी नहीं होता। वो भी जैसा पार्ट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस कि भाई गैस बनी है तो थोड़ा सा वो एसिडिक पॉटी आई तो पॉटी वाली जगह रेड हो गई और बच्चा उससे भी क्रैंकी हो गया। तो ये सब पार्ट ऑफ वो ग्रोथ है। बाय 4 months 4.5 months 5 months सेटल हो जाते हैं बच्चे। पोटी भी जब बच्चा दो तरह से है, एक तो मैं ग्रोन अप बच्चे के लिए पूछूंगा जो 1-2 साल से ऊपर का है, एक न्यूली बॉर्न बेबी है, तो एक दिन में कितनी पोटी एक्सेप्टेबल है?
न्यूली बॉर्न बेबीज थोड़ा पॉटी तो बार बार करते हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं कि मतलब जैसे 10-12 बार करते हैं। दूध पिया है तो निकल गई, लैट्रिन आ गई, पॉटी आ गई। हाँ, इवन 15 to 20 टाइम्स तक भी कर दे 6 महीने तक का बच्चा। थोड़ा। यस, तो पर डे नॉर्मल है। इवन बहुत बड़ी रेंज है, इवन 4 to 5 डेज में भी एक बार पॉटी करे बच्चा तो भी नॉर्मल है। अगर 5 डेज में एक पोटी करे तो भी? तो भी नॉर्मल, अनलेस कि वो बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट है। और एक रूल है बस कि जब न्यूबॉर्न पैदा होता है तो विद इन फर्स्ट 24 आवर्स उसको एक पॉटी करनी ज़रूरी है, ताकि वो उसका पॉटी वाला रास्ता पूरा बना है कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए। और विद इन 48 आवर्स एक बार शूशू करना ज़रूरी है। ये हर पेरेंट को पता होना चाहिए कि फर्स्ट 48 आवर्स में शूशू एक बार हो जाना चाहिए, यूरिन पास हो जाना चाहिए, और फर्स्ट 24 आवर्स में एक बार पॉटी आ जानी ज़रूरी है। और उसके बाद चाहे वो 4 डेज 5 डेज में भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स नॉट कि पैदा होने के बाद 5 डेज तक नहीं किया तो दिस इज नॉट नॉर्मल। फर्स्ट 24 आवर्स एंड फर्स्ट 48 आवर्स में एक एक बार पास करना जरूरी है। फर्स्ट पोटी अगर कर दी और उसके बाद अगर वो 5 उसके दिन बाद भी नहीं हाँ करता, हो कोई सकता है, दिक्कत वो है, हो सकता है 10 डेज तक तो उसने ठीक ठाक की, और 10-15 डेज के बाद बहुत कॉमन होता है कि बच्चे ने पॉटी करनी बंद कर दी, 3 दिन के बाद की, फिर उसके बाद अगली पॉटी उसने 7 डेज के बाद की, तो 4 to 5 डेज 7 डेज तक एक्सेप्टेबल है। और जब तक कि वो इतने में अगर वो पॉटी सॉफ्ट कर रहा है तो कोई अगर वो 10 दिन तक 8-9 दिन तक ना करे बच्चा तो? 8-9 दिन तक ना करे तो एक बार चेकअप कराना ज़रूरी है, जस्ट फॉर द सेक कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज इट हैपन्स समटाइम्स कि 8 to 10 डेज में भी बच्चे करते हैं और वो कर लेते हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसने मेरे बेटे ने 11th डे पे की थी, तो पड़ोस वालों ने आके कहा कि इसको पोटी वाली जगह पे सरसों का तेल लगा दो। एक्चुअली वो होम रेमेडीज हैं कि कुछ लगा दो वहाँ पर, एक्चुअली क्या वो जगह स्टिमुलेट कर देते हैं। जैसे वो जगह स्टिमुलेट हुई तो बच्चे को एक रिफ्लेक्स आ जाता है और उससे पॉटी आ जाती है। अब मैंने कई देर तक उसको 15 मिनट तक पानी लगाया तो भी उसने पोटी कर दी थी। यस, नो नो, दिस इज जस्ट, यार बहुत सारे, मैं क्या बहुत सारे जो सेइंग्स बट ये चलती आ रही हार्मफुल हैं, नहीं है। हाँ, दीज आर नॉट हार्मफुल। जो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं गई, जो चीज़ हमने इन्वेजिव कुछ नहीं किया कि बॉडी के अंदर कुछ किया या कुछ बार बार से किया, तो एक्सेप्टेबल, इतना चलेगा। मतलब वो अदरवाइज हमें ज्यादा वरी की जरूरत ये ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। अगर एक दिन में 10 कर रहा है तब भी नहीं, और 10 दिन तक नहीं कर रहा तो भी बहुत ज्यादा और वरी की कोलिक की पेन, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को बहुत रो रहा है तो बहुत एक मिथ है कि मदर का दूध बंद करवा दो, ये सूट नहीं कर रहा, दूसरा दूध दो, वो नहीं करना, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। कहते हैं कि मदर की 2 रोटी फालतू खा ली थी, आज उसने मम्मी ने गोभी खा ली, राजमा खा लिए, छोले खा लिए, तो आज बच्चा जो है रोया बहुत ज़्यादा, तो इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। मदर मम्मी कुछ भी खाए, मम्मी कुछ भी खाए, हाँ, फास्ट फूड नहीं कि वो बीमार नहीं होनी चाहिए, पर अदरवाइज घर के दाल रोटी वेजिटेबल्स हेल्दी फूड वो कुछ भी खा सकती नहीं है। वैसे तो उसके बहुत सारी चीजें मना है। मतलब वो उसको राजमा नहीं देते, छोले नहीं, नॉट रियली, छोले नहीं देते। मदर सब कुछ खा सकती है, गोभी, मूली, इवन राजमा, छोले, आप सब कुछ, दाल, इवन रोटियां 2-2 3-3 खा सकती हैं, ये मना नहीं है। मदर को कहते हैं कि खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ सिर्फ, और वो भूखा रहो। मम्मी को भूख लगती रहती है, एक तो नर्सिंग मदर होती है, दूध पिलाना है, उसमें वैसे ही बहुत भूख लगती है, ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे मदर्स को बहुत भूख लगती है। 2 लोगों को फीड कर रही है वो, अपने आप को भी और बच्चे को भी। एग्जैक्टली। तो एक तो उनको वैसी डाइट अच्छी चाहिए, हम ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस लगा दें कि तुम सिर्फ जो है पिनिया खाओ और सिर्फ जो है साथ में दलिया और खिचड़ी खाओ, तो नॉट एडवाइजेबल। वो आप फिर रोटी पिन्नी दाल भी नहीं खाई जाएगी। हाँ, स्किन नहीं खाते, तो सब कुछ एक बैलेंस डाइट खाओ, सब कुछ अलाउड है, और उससे रोने का कोई रिलेशन नहीं है। मदर के खाने से मदर के खाने से रोने का रिलेशन नहीं है। तो मदर्स कैन ये बहुत सारी मदर्स है ना, आज मदर्स रिलैक्स हो कैन जाएंगी एंजॉय ये सुन फूड। के। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर मम्मी बीमार पड़ गई या उसको सर्दी लग गई, वो भी बच्चे के लिए हार्मफुल है। यस, डेफिनेटली। थोड़ा सा देखो, खांसी जुकाम हुआ या कुछ, इट्स सी अगेन एक कई सारे मिथ की बात करूंगा। जुकाम, खांसी, ठंड लगना कि बच्चे को ठंड लग गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, डेफिनेटली वो मम्मी को हो, पापा को हो, दादा को हो, दादी को हो, किसी की भी सांस से जुकाम, खांसी, वायरस होता है, वो फैल सकता है, पर वो ब्रेस्ट मिल्क से नहीं फैलता। ये अगेन मिथ है कि मम्मी ने बाल धो के, हाथ धोकर, नहाकर दूध पिला दिया तो बच्चे को ठंड लग गई, अच्छा, ऐसा खांसी सोचते हो हैं गई। parents? हाँ, सोचते हैं पेरेंट्स, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होता, ब्रेस्ट मिल्क से नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली मम्मी को अगर जुकाम खांसी है, मास्क लगा ले, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में सांसों के थ्रू आएगा तो बच्चे को जुकाम खांसी हो सकता है। वो तो एक वायरस है, तो नहीं तो वो सेपरेट तो वायरस है, करेगा। एग्जैक्टली। पर इट्स नॉट कि ब्रेस्ट मिल्क से नहीं है कि मम्मी ने आज कपड़े धोए थे और बाल धोए थे, अब दूध पिलाया, नहाते ही दूध पिला दिया तो उसको ठंड लग गई और वो हो गया, नहीं, इट्स नॉट। वो तो वायरस है, जुकाम खांसी उससे होता है। ठीक है, तो ये एक वो है। एक बच्चों का बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, बच्चों को जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, एक्चुअली हमारे आसपास बहुत ज़्यादा वायरस होती हैं। वायरस, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है,
हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है। इम्यूनिटी इज़ लाइक अ आर्मी, सेना। बार बार हमारे ऊपर अटैक होगा और हमारी आर्मी लड़ाई करेगी। बच्चों की आर्मी कमज़ोर है तो वो बार बार कैच करते हैं। यूजली 5 ईयर्स तक बच्चों की आर्मी कमज़ोर रहती है। और होता क्या है कि एक बार वायरस आया, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट लड़ाई की, एक हमारी एंटीबॉडीज़ बनी, आर्मी तैयार हो गई। फिर वायरस आया, फिर आर्मी तैयार होगी, फिर वायरस आया, फिर आर्मी तैयार होगी। अल्टीमेटली रिपीटेड अटैक्स ऑफ फीवर होते हैं। इनसे डरना नहीं है, टेक इट पॉजिटिवली कि हर बार ट्रीट कराओ, लेकिन अल्टीमेटली बाय 5 ईयर्स बच्चे की अपनी इम्यूनिटी बन जाती है। और उसके बाद आप देखें ना, मोस्ट कॉमनली 5 ईयर्स से छोटे बच्चे ही बीमार ज़्यादा होते हैं, 5 के बाद ज़्यादा बीमार नहीं बट वो होते हैं। परेशानी ये होती है ना, पड़ोस वाला बच्चा कम बीमार हो रहा है, हमारा बच्चा ज़्यादा बीमार हो रहा है, या हमारा बच्चा हमको ज़्यादा बीमार दिखता है। एक्चुअली वो कंपैरिजन है। मोस्ट कॉमन सिनेरियो क्या है, बाय 1 ईयर 2 ईयर्स हम अपने बच्चे को छुपा कर रखते हैं, ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं है तो वो बीमार नहीं होता। अब क्या हुआ, अब स्कूलिंग का टाइम आया, ठीक है, हमने उसको स्कूल में एनरोल कराया, अब वो स्कूल जाना शुरू हुआ, अब वो दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में आया, कभी किसी को जुकाम है, कभी किसी को खांसी है। तो आप देखना, जिस दिन से बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है वो उस दिन से ज़्यादा बीमार होने लगता है। क्यों? क्यों कभी किसी से वायरल कैच कर रहा है, कभी किसी से। और यूजुअली ये 3-4 डेज का एक सिस्टम होता है। वो ऐसा नहीं कि बीमार हो गया तो डोंट गेट पैनिकी, उसको सिंपल फीवर वाली मेडिसिन दो, थोड़ा सा कोल्ड की मेडिसिन दो। और इवन कोल्ड के लिए तो हम कहते हैं मेडिसिन अगर नहीं भी देनी तो वो कोल्ड अपने आप ठीक होएगा, बॉडी की इम्यूनिटी को एक्ट करने दो और उसको ठीक होने दो। तो अल्टीमेटली देखना, दिस प्रोसीजर गोज टिल 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद वो बच्चे अपने आप इम्यून हो जाते हैं और हो जाता है, उसके बाद नहीं होता। अगर बच्चे को फीवर आ रहा है, लेट से उसको वायरस हुआ, तो इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करेगा तो फीवर आएगा। फिर आएगा, यस। तो फीवर किस ग्रेड तक नॉर्मल है कि पेरेंट्स घर पे ही टेक केयर कर लें उसकी, और किस ग्रेड तक फीवर हम को? यूजली ये कहते हैं कि 98.4 तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, 98.4 98.6 फ़ारेनहीट। पर छोटे बच्चे लेस देन 2 ईयर्स 99.5 तक एक्सेप्ट करो फीवर है आपको। जब है तो सिंपल पैरासीटामोल दोगे, 99.5 फ़ारेनहाइट इन आर्मपिट्स। आर्मपिट्स। मतलब एक वो है कि आर्मपिट्स में थोड़ा सा कम होता है, 0.5 डिग्री कम होता है, तो इट मीन्स वो 100 हो गया। 100 के ऊपर हमने मेडिसिन दी पैरासीटामोल। आप फिर से फीवर आया 4 to 6 आवर्स के गैप में दोबारा दे सकते हो, पर जब फीवर आए तब उतारने के लिए। यूजुअली हमारे आसपास वायरसेस ज़्यादा होते हैं। सी 2 तरह की इन्फेक्शंस होती हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो कॉमनली वायरसेस ज़्यादा इन्फेक्शंस करती हैं, जिसमें फीवर होता है, कोल्ड कफ होता है, जो हमें रूटीनली दिखता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा जो है, पहले आपको आइडली 48 to 72 आवर्स वेट करना चाहिए, सिर्फ पैरासीटामोल दो। और इतने में आपको लगता है कि आपका फीवर की ड्यूरेशन बढ़ रही है, पहले वो 4 आवर्स में आता था, अब वो 8 आवर्स 9 आवर्स में आ रहा है, पहले वो 101 तक जाता था, अब वो कम होकर 99 100 तक है, बच्चा कंफर्टेबल हो गया, पहले उसने खाना पीना बंद कर दिया था, अब खाने लग गया, कंफर्टेबल हो गया, तो बस यही पैरासीटामोल दो और उसको ठीक हो जाने दो। डोंट गो फॉर एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। एंटीबायोटिक्स हम आइडियली मना करते हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए नहीं बच्चों दे। सी आपको अपनी इम्यूनिटी को बनाना है, आप अपनी आर्मी को हर बार एक सपोर्ट, फॉरेन सपोर्ट दे दोगे तो आपकी आर्मी डेवलप देर से होगी। तो आप फॉरेन सपोर्ट दिलवाओ, लेकिन कुछ देर वेट करने के बाद कि आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो तब हम एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक आर रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो वैसे ही हम कह रहे हैं कम है, वायरसेस ज़्यादा है, वायरसेस इन्फेक्शन में वैसे ही काम नहीं करता एंटीबायोटिक, तो क्यों देना है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स हमारे पास सेट टोटल ऑफ एंटीबायोटिक्स कुछ ही है ना, हमारे पास 10-12 तरह के एंटीबायोटिक्स हैं। अगर हम उनको रेकलेस बार बार यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी ही इम्यून हो जाएगी उनको। तो अभी तो स्टार्ट ऑफ लाइफ है जिंदगी में, आगे कल को एंटीबायोटिक और चाहिए होगा, तब फिर हमें और हायर एंटीबायोटिक पे जाना पड़ेगा, और हायर एंटीबायोटिक पे। तो अवॉइड, जब तक एंटीबायोटिक को अवॉइड कर सके। और कभी जैसे बच्चों के साथ जब भी फीवर होता है या कोल्ड कफ होता है, उनके पेट में भी दर्द होता है। पेट दर्द हो सकता है, पेट दर्द, वो क्रैम्प्स आते हैं, वो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ वो। अब वो क्या, वो पेट के इन्फेक्शन के कारण उसको फीवर आया है तो पेट दर्द हो गया, नहीं, जनरली कोल्ड कफ के साथ कोल्ड भी कफ के साथ है तो वो वायरस है, साथ साथ उसने वो एक क्या क्या इन्वॉल्व हुआ सिस्टम हमारा, तो वो पेट इन्वॉल्व हो गया, तो इसलिए वो क्रैम्प्स आते हैं। अगेन वही है, आपके पास कुछ एक मेडिसिनल किट होनी चाहिए थोड़ी सी, जिसमें एक छोटा सा पेट दर्द का रखो, और सिंपल गो फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ओनली, कि पेट दर्द हुआ, पेट दर्द की दवाई दे दी, फीवर आया, फीवर की मेडिसिन दे दी, वेट फॉर 48 आवर्स,
इतने में अगर बच्चा अनकंफर्टेबल ज़्यादा है या कुछ है, और या बच्चा बहुत ही ज़्यादा कई बार है, पेट दर्द इतना है कि वो रो ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, तो इमीडिएटली कांटेक्ट करना होगा। चाहे वो 4, कांटेक्ट 5, 6 साल इमरजेंसी, कितने जैसे वो कितना बड़ा बच्चा भी हो, अनलेस कि बता नहीं सकता और बहुत ज़्यादा क्रैंकी है बच्चा, तो आपको इमीडिएटली इमरजेंसी रूम कहीं भी कांटेक्ट करना होगा। ये। और जब खांसी होती है तो क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं? रैकरिंग खांसी, रिकरिंग खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है, खांसी हो रिकरिंग गया। खांसी से आजकल एक तो हमारा इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है ना कि हम सब एलर्जिक होते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। एक तो वायरसेस आ गई, वायरसेस से हमारा थोड़ा सा फ्लेम बनता है, खांसी आती है, जुकाम आता है, थोड़ा हम एलर्जिक हो गए तो हमें बार बार रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ खांसी एंड कोल्ड एंड कफ होते हैं। तो आइडियली सिम्टोमेटिक ही ट्रीट करना है। यूजली अगेन वही लाइन है कि 5 इयर्स तक बच्चों की इम्यूनिटी नहीं होती। 5 इयर्स के बाद भी अगर खांसी जुकाम बार बार है तो हमें फिर देखना होता है कि क्या वो एलर्जिक कफ है, कोई अस्थमेटिक कफ तो नहीं है। अस्थमेटिक कफ है तो उसका अलग से फिर ट्रीट करेंगे। अस्थमेटिक कफ के साथ बहुत ज़्यादा एक वो होता है कि हम कई बार इन्हेलर्स एडवाइस करते हैं या नेबुलाइजर्स एडवाइस करते हैं, तो वो पेरेंट्स को कई बार मिथ लगती है कि हाई ये तो अब तो आखिरी हथियार था, अब तो इसके बाद तो ये तो बढ़ चुकी है हमारी प्रॉब्लम। नहीं, कुछ चीज़ें का मिथ हम कम करना चाहते हैं कि इन्हेलर्स और नेबुलाइजर्स ज़्यादा सेफ हैं एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन। और खांसी जुकाम में, और स्टीम्स स्टीम है, स्टीम हमारा जो है फ्लेम जितना होता है वो पतला कर देती है, पतला बलगम करना। हो गया, पतला हो गया। खांसी क्यों आती है? हमारे अंदर जब कंजेशन होएगी, बलगम होगा सांस के ट्रैक्ट में, तो बच्चे एक्सपेक्टोरेट खंगार के नहीं निकाल सकते, छोटे बच्चे, तो वो कैसे निकालेंगे? हम उनको स्टीम देंगे या कुछ करेंगे तो उनकी बलगम थोड़ी सी पतली हो जाएगी, पतली होगी तो वो खांसेंगे तो जल्दी निकल जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन हो जाएगा, तो उनकी खांसी जल्दी कम हो तो जाएगी। वो मुंह से तो निकाल नहीं पाते, तो फिर वो तो वो खा जाते हैं, वो खा जाएंगे, वो फ्लेम आएगा, मुंह में आएगा, कई बार निकाल दिया। आपको ये नहीं करना कि आपको उल्टी ही लगानी है निकालने के लिए या पॉटियाँ ही लगानी है, नहीं, वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से निकल गया और वो खा गया बच्चा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। एक बड़ा बच्चा है, 4-5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा है, कितनी पोटी उसके लिए नॉर्मल है डेली करता? कितनी पॉटी नॉर्मल है? नॉर्मली 1 to 2 टाइम्स। और बाय चांस कई बार बच्चा वॉमिट कर देता है एक बार, तो क्या एक वॉमिट में परेशान हो? नॉट रियली। एक वोमिटिंग एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। से जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती और मुझे अच्छी, जब आपको अच्छी लगती है और मुझे अच्छी नहीं लगती, और हो सकता है, सपोज मैं कहता हूँ आई एम अ प्योर वेजिटेरियन और आपको नॉन वेज फूड अच्छा लगता है और आप मुझे कहो कि टेस्ट करके देखो बड़े टेस्टी है, और मुझे लगता है नहीं, मैं तो उल्टी आ जाएगी, तो ये कोई डिजीज़ थोड़ी है, नहीं है ना। तो वोमिटिंग एक ऐसी सब्जेक्टिव चीज़ है कि सडनली सपोज एक बच्चे ने वोमिटिंग कर भी दी और दैट वाज अनप्रोवोक्ड वोमिटिंग, मतलब कि बच्चा अचानक खांसी और उसने वोमिटिंग कर दी, या सपोज उसने, आप ज़बरदस्ती उसको खिला रहे हो और उसने वोमिटिंग कर दी, तो वो वोमिटिंग नहीं है। सडनली वो बैठा है, बैठे बैठे अचानक वोमिटिंग आ गई, तो वेट फॉर 1 or 2 वोमिटिंग्स। अगर 2 वोमिटिंग से ज़्यादा है तब कोई ट्रीटमेंट दो, नहीं तो ना दो, उससे पहले उससे पहले नहीं दो। और खांसी के साथ वॉमिट आती है तो उसको वॉमिट तो भी नहीं उसको कंसीडर कर उसको वोमिटिंग कंसिडर मत करो, उसकी जगह खांसी को ठीक करो। वो बेसिकली खांसी कम होगी तो वोमिटिंग अपने आप ठीक हो जाएगी, इसीलिए। तो वोमिटिंग्स अपने आप में डिजीज़ नहीं है एग्जैक्टली। बहुत सारे डिजीज़ का मेजर फीचर वोमिटिंग होता है, तो डोंट टेक वोमिटिंग लाइटली, पर एटलीस्ट एक वोमिटिंग पर इमीडिएटली आपने हाइपर नहीं होना, घबराना नहीं है। आप 1-2 वोमिटिंग्स देखो, अगर 2 वोमिटिंग्स क्रॉस हो गई तब हम कहते हैं एक बार मेडिसिन दो। मेडिसिन देने के बाद भी हमको लगता है कि 2 वोमिटिंग्स नहीं कंट्रोल हो रही, डेफिनेटली तब हम ट्रीट करते हैं। स्लीप साइकिल कैसे चलता है बच्चे का, पैदा होने से लेकर और जब तक वो थोड़ा सा बड़ा होता बच्चे है? सोते हैं, बच्चे इनिशियली तो इवन 20 आवर्स तक सोते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जैसे जैसे वो इंटरेक्टिव होते हैं, बड़े होते हैं, स्लीप कम होती जाती है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि 6 मंथ्स के बाद वो 20 घंटे सोएगा, ठीक है। 6 महीने के बाद वो कम हो जाएगी स्लीप। और यूजली स्लीप साइकिल जो उसका रात को जागने का साइकिल है और दिन में सोने का साइकिल है, वो 4 मंथ्स 5 मंथ्स पर चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। और वैसे 3 मंथ्स पर भी चेंज हो ओवरऑल जाता है। साइकिल, जैसे 2 साल के बच्चे या 4 साल के बच्चे को कितना सोना चाहिए? 2 साल 4, देखो आइडियली मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप फॉर अ चाइल्ड रिक्वायर्ड है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, 2 साल के बच्चे को भी हाँ, 8 आवर्स। 8 आवर्स, 8 आवर्स नहीं ना। और स्पेसिफिकली आजकल जो इतना फ़ोन आ गया, मोबाइल आ गया, तो सोने से 2 घंटे पहले तो एटलीस्ट स्क्रीन नहीं होना चाहिए, टीवी भी नहीं, टीवी भी नहीं। चाहे वो दूर से देखे। यस, नो डाउट। तो और टाइम एक सोने का फिक्स कराओ। वो हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि आजकल हम 12 बजे से पहले नहीं सोते, तो आइडियली 10 o'clock
आइडियली 10 o'clock बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह तो बच्चे को स्कूल जाना है स्कूल ना, जाना है, हाँ। तो उसको तो 6 बजे उठना ही उठना है, तो उसके 8 घंटे तो तभी पूरे होंगे ना जब 10 o'clock होगा वो। ऑल्दो हम लेट आए घर और हमने कहा चलो अब तो हमारा खाने का टाइम है 10 बजे, तो दैट्स हाँ, वो आर पेरेंट्स फॉल्ट। की साइकिल के यस, साथ दैट्स उनका। आर फॉल्ट, हमें उस बच्चे के लिए तो सोचना है ना। तो दिन में कितना सोना चाहिए? दिन में नॉट रियली रिक्वायर्ड नहीं है, हाफ एन आवर 1 hour स्लीप इज एनफ। बच्चा अगर सो जाता है तो उठता ही नहीं है। नहीं तो नॉट मोर, नहीं देखो, अगर वो क्या अगर ये दिन में 2-3 घंटे सो गया और फिर एक तो रात को नहीं सो रहा, तो फिर दैट्स रॉन्ग, क्योंकि इसका मतलब फिर आपने उसका स्लीप साइकिल खराब कर दिया। और अगर वो इतना सो रहा है कि दिन में भी 3 घंटे सो रहा है और रात को भी सो रहा है, तो फिर उसको चेकअप कराओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनीमिक है, वो थका थका फील करता है, ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, तो वो जल्दी सो जाता है, तो वो कोई रीज़न तो नहीं है, वो देखना होगा। नहीं तो बच्चा आधा घंटा 1 घंटा सोए, नहीं तो बच्चों में बहुत एनर्जीज होती है और वो कई बार नहीं सोते, और हम ज़बरदस्ती कहते हैं कि हमें रेस्ट कराने दो तो तुम भी सो जाओ साथ में, तो इसलिए नहीं उनको और ज़रूरी ग्रोथ नहीं है। ट्रैक कैसे करें कि हमें पता लगे कि बच्चा इज ग्रोइंग वेल? ग्रोथ ट्रैक, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट 1 मंथ आप लेके चलो, 20 डेज तक तो बर्थ वेट ही वापस रीगेन करता है। आइडली मोटा मोटा 30-40 ग्राम्स 50 ग्राम्स पर डे उसके बाद गेन करना शुरू करता है। एक टेंटेटिवली हम ये कहते हैं कि बर्थ वेट का डबल हो जाना चाहिए। अगर सपोज बच्चा 2.5 to 3.5 kgs के बीच में पैदा हुआ है, तो बर्थ वेट का डबल हो जाना चाहिए बाय 5 months, और 3 times हो जाना चाहिए रफली बाय 1 year। तो 8 to 10 बाय 10 kgs का एक बेबी 1 year का नॉर्मल बर्थ वेट है। जैसे 4-5-6 साल के यस, बच्चे का उसके कैसे आगे हम यूजली एक टेंटेटिवली आप लेके चलो कि टिल 7 years ऑफ एज 1.5 से 2 किलो हर साल बढ़े। मतलब सपोज 10 है, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22, तो 7 years पे 20 और 22 kgs के बीच में ये रेंज हो गई। रेंज हो 8 to 10 kgs बाय 1 year, हर साल 2-2 किलो बढ़ा दो, तो बाय 7 years 20 to 22 kgs हो गया। फिर बाय 10 years हम कहते हैं 30 kgs का बच्चा ये है। तो ये एक टेंटेटिव है, और वैसे बहुत सारे वो चार्ट्स चार्ट्स होते है हैं उनकी आजकल हाइट ऑनलाइन के अवेलेबल अकॉर्डिंग और हैं कि सब। आपका जो है कितना बच्चा कितनी हाइट का कितना वेट है, वो चार्ट्स अवेलेबल हैं, आप मैंने वो कर सकते हो। बच्चों में आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं, मैंने देखा है कि अभी तो उनकी स्क्रीन शुरू नहीं हुई, आंखें बहुत वीक होती हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है कि बच्चा पैदा हुआ हम चेकअप करा लें और हमें पता लग जाए कि उनका जो आई साइट है वो बिल्कुल करेक्ट है? यस, आइडली आजकल हम कहते भी हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसका एक बार आई चेकअप और ईयर चेकअप दोनों होने चाहिए, क्योंकि अर्ली डेफनेस कोई है तो वो भी हम देखना चाहते हैं, और अर्ली कोई आई की प्रॉब्लम है तो वो भी चेकअप हो। क्यों होती हैं ये तो प्रॉब्लम्स? क्यों नहीं, ये जो अर्ली, एक तो हम आजकल जो आई चेकअप कह रहे हैं वो तो ये है कि आजकल रेटाइना से रिलेटेड बीमारी होती हैं, आरओपी वगैरह, वो हम प्रीमेच्योर बच्चों को आजकल ज़्यादा बचाने लग गए हैं। आजकल ऑक्सीजन का यूज़ हो गया, नर्सरी में बच्चा बहुत ज़्यादा जाता है। अगर सपोज पहले क्या होता था, प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ, इट वाज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बच गया, जो नहीं बचा नहीं बचा। आजकल हम बहुत सारे बच्चों को नर्सरी में ले लेते हैं, नर्सरी में उनको अच्छा, एक डेढ़, नर्सरी एक ऐसा स्कैम नहीं है, जरूरी नो है? नो नो, मैंने सोचा कि ये तो बहुत सारे बच्चे जाने लग गए नो नो इसमें। नो नो नो, ज़रूरी चीज़ है। नर्सरी के अंदर हम एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट देते हैं। जो बच्चा एक प्रीमेच्योर बच्चा है 1.2 kgs का है, सकिंग रिफ्लेक्स, मम्मी का दूध नहीं पी सकता इतना छोटा बच्चा, और वो उसका टेंशन होती है, हम उसको ज़बरदस्ती पिलाएंगे दूध तो चांसेस है कि वो अपने लंग्स के अंदर ले जाएगा, स्वॉलो करना नहीं आएगा, तो उसको निमोनिया हो जाएगा। तो इसलिए नर्सरी रिक्वायर्ड होती है टिल 1.8 kgs, कि अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है या आपका बच्चा लो बर्थ वेट का है तो उसको 1.8 kg 1 किलो 800 ग्राम तक तो नर्सरी में रखो। इतने में दूध पिलाएंगे, मदर के साथ रखेंगे। आजकल कैंगरू केयर बोलते हैं कि मदर्स जाती हैं, मदर के साथ लेटा देते हैं बच्चे को, थोड़ा हम केयर करते हैं, आप थोड़ा मदर अपने केयर आपके करते हैं। हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि आप बच्चे को मदर्स के हाँ, साथ लेटा देते मदर हैं? के साथ कैंगरू केयर कहते हैं हम उसको, कि मदर के साथ लेटाया, मदर की ब्रेस्ट के ऊपर उस प्रीमेच्योर बच्चे को लेटाते हैं कुछ घंटे के लिए, फिर हम अपने पास ले लेते हैं। और फिर अगर कंफर्टेबल है मदर तो लगातार मदर की कैंगरू केयर ही कहते हैं इसको, कि मदर के ब्रेस्ट के ऊपर ही बच्चा लेटा रहेगा स्किन टू स्किन कांटेक्ट के साथ, तो वो बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं ओ ऐसी, मतलब वो नर्सरी के अंदर। अगर मदर के साथ बच्चा चिपका हुआ है, जिसको यस, हम इसको हम कैंगरू केयर बोलते हैं। कैंगरू यस केयर यस कहते हैं यस लेमन लैंग्वेज में। यस, ले लैंग्वेज है। अगर बच्चा घर पे भी है तो भी तो अगर आई माँ, यस, उसके हम यही कहते हैं कि अगर बच्चा आपका छोटा 1.8 kgs का हमने डिस्चार्ज भी किया, तब भी हम एडवाइस करते हैं कि घर में कैंगरू केयर करना, अपने ब्रेस्ट पे लेटाना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बच्चा जल्दी ग्रो करता है।
तो क्या वो स्किन से कुछ ट्रांसफर होता है? नहीं नॉट वो उसी बेबी को- फील्स कंफर्टेबल, जो 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 चीज़ कंफर्ट लेवल होता है। तो अब बच्चा अगर वूम में है, अगर वो 2.5 केजीज तक तो होता बढ़ता, तो वो भी तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में था। हाँ। तो वही हम सिमुलेशन चाहते हैं कि कैसे बच्चे को कंफर्टेबल फील होता उस लेवल का स्टिमुलेशन हम हाँ। क्रिएट करते हैं। यस, तो इस तरह हमको जो है फीडिंग और ये सब करते हैं। और तो नर्सरी इसलिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो हम प्रीमेच्योर बच्चों को बचाने लग गए हैं, तो उनके अंदर कुछ एडिड भी, अब वो रेटाइना इमेच्योर रह गया या कुछ हुआ तो वहाँ आई चेकअप कराना पड़ता है ये। पर एक रूटीन चेकअप हर बच्चे का एडवाइजेबल है कि एक आई सर्जन से और एक ईएस सर्जन से, ईएनटी सर्जन से हो जाना चाहिए। तो ये पैदा होने से लेकर 1 महीने के या 2 महीने के 3 मंथ्स तक, अगर प्रीमेच्योर है तो विद इन 1 मंथ, नहीं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो हर बच्चे का होना चाहिए चेकअप। तो उससे एटलीस्ट एक चाहिए। और बाकी अगेन स्क्रीन टाइम मिनिमम, एक बहुत कॉमन है कि स्क्रीन दिया और खाना खिलाने बिठा दिया मम्मी ने, तो वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ब्रेन तो हमारा स्क्रीन में है। अब बच्चा क्या खा रहा है उसे पता नहीं है, तो इससे टेस्ट डेवलप नहीं होगा कभी भी। तो आपको हमेशा खाना जब देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा खाना देखकर, आप टेस्ट करोगे, आपके टेस्ट डेवलप तभी होंगे। हाँ, बीइंग अ काउंसलर मैं भी कहता हूँ एवरीथिंग शुड बी इन द लिमिट एंड डिसिप्लिन्ड मैनर। Yes. खाते हुए टीवी ऑन ना हो, हाँ, तो टीवी ऑन नहीं, यस, स्क्रीन खाते हुए टीवी स्क्रीन और फोन तो बीइंग अ काउंसलर मैं कहता हूँ बच्चे को देना ही नहीं देना ही चाहिए। नहीं चाहिए, नोट। अगर उसको पता लग गया इसमें वीडियोज आती हैं तो वो टीवी की बजाय इसमें तो वो देखेगा। हमें सुधरना होगा ना। हाँ, हमें एज अ सुधरना। पेरेंट्स हम ये उसके सामने देखेंगे फोन और उसको कहें तुम ना देखो, तो वो तो गलत है। हम पेरेंटिंग के सेशंस में नो नो, पेरेंटिंग के सेशंस में मैंने बहुत कहा कि बच्चे को कोल्ड ड्रिंक ना दो। कहते बच्चा तो पीता ही है, गेस्ट आते हैं तो उनको देते हैं तो पीता है। तो मैं कहता हूँ भाई तो गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक को क्यों पिला रहे हो? पिलाना? शिकवंजी पिला दो उनको, उनको रूह अफ़ज़ा पिला दो, कोई और अच्छी चीज़ पिला दो, पिला दो। उनको कोल्ड ड्रिंक मत पिलाओ, चाय मत पिलाओ, तो बच्चा भी नहीं लेगा। इजी ऑल्टरनेटिव है ना कोल्ड ड्रिंक देना, रेडीमेड है, रेडीमेड है। बोटल्स में आ गई, Yes. सबको अच्छी लगती है। यस, ऐसे तो ये मेरे मन में इतने सारे क्वेश्चंस और हैं कि बच्चा गिर जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगा, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फिर क्वेश्चंस इसके फिनिश ही नहीं होंगे अदरवाइज। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि एक बच्चा नाक में कोई गुठली फंसा के आ गया या गुठली फंसा के आ गया? तो वो फंसाया जी, तो फॉरेन बॉडी हो गया, तो इमीडिएटली हमको वो निकलवाना होता है। तो अगर वो फंस गया तो अगर वो 1 घंटा तक ऐसा उसके नाक में कोई चीज़ रह जाए तो? ऐसा है कि फंसा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है कि वो फंसा है तो इमीडिएटली भागो, लेकिन हाँ नियरेस्ट डॉक्टर के पास, क्योंकि निकालना ज़रूरी है। वो फॉरेन बॉडी है, या तो वो अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर गया, अब वो कितना बड़ा बच्चा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो बड़ा बच्चा है तो ठीक है, बड़ा मीन्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स का। अगर वो छोटा सा है, सपोज अब होता क्या है, 1 ईयर का बच्चा है, उसको हर चीज़ मुंह में डालने की आदत है और गलती से उसकी नोज़ में फंस गया, तो डेफिनेटली इट्स एन इमरजेंसी, तो इमीडिएटली आपको निकलवाना होगा। और एक यहाँ बात हुई है तो हमें बहुत कॉमन ध्यान रखना है नट्स का। पीनट्स हो गए, चने खिला देते हैं हम बच्चों को, दाल भुजिया दे देते हैं, तो यूजली 2-3 ईयर्स तक बच्चों को ये मटर हो गया, मटर का दाना हो गया, तो ये बच्चों के सांस की नलकी में जाने के लिए एस्पिरेट करने का डर होता है। तो हम यूजली कहते हैं कि नट्स नहीं देने होते 2-3 ईयर्स तक। नहीं तो क्रश करके दे नहीं दो तो ना। बिल्कुल क्रश करके दो कि वो दाना थोड़ा सा भी उसके लंग्स में ना जाए, ठीक है। क्योंकि नट्स जो है ना, वो इट्स नॉट कि आपने उसको गाजर दे दिया, कोई टुकड़ा दे दिया, राइस दे दिया, तो वो फंसा ज़रूर लेगा गले में, पर वो एस्पिरेट नहीं करेगा यूजली, ठीक है। और लेकिन नट्स यूजली ट्रिकल कर जाते हैं और जल्दी अंदर चले जाते हैं, तो नट्स हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि ये बहुत कॉमन होता है बच्चों में कि वो सांस की नलकी में चला गया और नट्स वो छोटा सा है तो नाक में भी फंसा सकता है, गले में भी फंसा सकता और है। ये सब चीज़ें। और फॉरेन बॉडीज़ मतलब में आजकल ये बहुत सारे सेल्स आ गए हैं छोटे छोटे, इन सब का ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा टॉयज के भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। टॉय लेते हुए ध्यान रखना है, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो वो वैसे टॉयज लो जो उसको हार्म ना कर सके, ब्लंट हो, छोटे ना हो कि वो खा जाए, ये ध्यान रखना है। एलोपैथी आप डेफिनेटली आप एक डॉक्टर हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो एलोपैथी सेफ है बच्चों के लिए, देनी चाहिए? यस, मेडिसिन देनी चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। जहाँ जरूर जहाँ ज़रूरत हो। हमारी एलोपैथिक मेडिसिन हैं,
जैसे आपने कहा मेडिसिन मतलब जहाँ बच्चा बीमार हुआ, डेफिनेटली बीमार है तो हमने देना है, पर अगेन रेकलेस यूज़ नहीं। अगेन जहाँ ज़रूरत है, अगर सिर्फ पैरासीटामोल की ज़रूरत है तो सिर्फ पैरासीटामोल ही देना है। डोंट गो फॉर एंटीबायोटिक्स। रिक्वायरमेंट है, आस्क अ डॉक्टर, अगर ज़रूरत है तभी देंगे आगे। एंड कुछ चीज़ों में, कुछ डिजीज़ में लेट बॉडी हील इटसेल्फ, तो बॉडी की इम्यून फंक्शन को हेल्प करने दो। आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा को प्रमोट करते हो? Nothing against alternative medicine. See, what happens is, frankly speaking, एलोपैथी ट्रीट तो कर देगा, पर बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव पार्ट हम एलोपैथी के पास नहीं है। मतलब आप बीमार हो गए, हम आपको ठीक कर देंगे। अब आप मुझे कहो डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन दो कि मैं ठीक रहूं, मैं बिल्कुल ठीक रहूं, मेरे को कोई अगले 5 साल 4 साल ऐसी ना हो, कोई ऐसी हमारे पास मेडिसिन नहीं होती जो प्रिवेंशन हम ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, प्रिवेंटिव हम आपको बता सकते हैं कि हाइजीन कैसे रखो, ये क्या रखो, वो करो। हाँ, पीपल से होम्योपैथी और आयुर्वेदा में ऐसी मेडिसिन हैं जो हम देखते आए हैं, आयुर्वेदा में भी, जो प्रिवेंशन, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। डेफिनेटली आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे, पर एज ए एलोपैथी मैं आपको कहूँ कि कोई हम हमको ऐसा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कोई चीज़ें दें, या वो हमारे पास बहुत उसकी एक लिमिटेशंस है। उसकी एक लिमिटेशंस है। एलोपैथी एक्यूट प्रॉब्लम्स को फटाफट ठीक करने के लिए है, सिम्प्टोमेटिक है एलोपैथी, सिम्प्टोमेटिक करने के लिए है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिजीज बहुत ज्यादा एक्यूट है, डिजीज है, फीवर है, हाँ, उसको immediate हम आपको एलोपैथी से उतार लो, यस इमीडिएट ठीक कर आपको लो। हेल्प कर देंगे, आप ठीक हो जाओगे। बेसिक ट्रीटमेंट, बेसिक कॉज जो आ गया सामने, हमने कॉज को हटा दिया, अब वो कॉज को ट्रीट कर दिया हमने। अब वो रिकरेंट कॉज है, वो फिर से आया, अब है तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन हमारी हैं, पर अगेन एक परमानेंट सोल्यूशन जो परमानेंट सोल्यूशन आई कांट से है, नहीं है। वी कांट कंपेयर होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो है। मतलब हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, यस डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। दादी नानी के नुस्खे भी इसी में आते हैं, दादी नानी के नुस्खे भी इसी में आते हैं, आयुर्वेदा में ही आते नो हैं। डाउट। चलो हम इसको, अभी तो बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, इट कैन गो लॉन्ग एंड लॉन्ग, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की केयर की, हेल्थ की बात है, तो हम बहुत सारे और क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। विल अगेन हैव द सेशन कि हम उसको और जो क्वेश्चंस हमारी ऑडियंस जो हमसे पूछेगी, हम उसके ऊपर फिर एक और सेशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और आई विश कि ये जो पूरा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहा है इस कॉन्वर्सेशन का और पॉडकास्ट का, वो अच्छा रहा। वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू।